A patient underwent a surgery for inguinal hernia 5 days before. Now comes to the hospital with complaints of fever. What can be the cause? एक पेशेंट है जिसको इंग्वानल हर्निया की सर्जरी की गई थी 5 दिन पहले। अभी जो है वो हॉस्पिटल में आया है, कंप्लेंट है उसको फीवर की। तो इसका पॉसिबल कोज क्या हो सकता है? ऑप्शंस है एटलेक्टेसिस ऑफ लंग्स, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या फिर चेस्ट इन्फेक्शन। यहाँ पे इसका कोज क्या रहेगा? 5 डेज बिफोर सर्जरी की है, तो इसका कोज क्या रह सकता है यहाँ पे फीवर आने का? क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? देखिए, ये जो एमसीक्यू है ये पहले भी एक बार पूछा जा चुका है आपके एम्स में। तो ये जो टॉपिक आपको पूछा गया है यहाँ पे, ये है कॉज ऑफ पोस्ट ऑफ फीवर। कि पोस्ट ऑप के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव ड्यूरेशन में फीवर आने का यहाँ पे कॉज क्या क्या होते हैं, तो इसके कुछ डेज होते हैं। अलग अलग डेज पे अगर फीवर आएगी तो उसका रीजन भी जो है आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट वन आपको अगर पूछे कि पोस्ट ऑपरेटिव डेज 1 और 2 के टाइम पे फीवर आ रहा है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा? एटलैक्टेसिस। सेकंड, पोस्ट ऑपरेटिव डे कौन कौन से? सेकंड एंड थर्ड, इसका कॉज क्या रहेगा? यूटीआई। थर्ड, पोस्ट ऑपरेटिव डे 3 to 7, यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 डेज बिफोर सर्जरी की गई थी, मतलब 3 to 7 डेज के बीच का ही अभी डे चल रहा है। तो यहाँ पे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन यहाँ पे अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने यहाँ पे आंसर करेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव डे अराउंड 7, तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर आपका? डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एंड लास्ट, पोस्ट ऑपरेटिव डे मोर देन 7 डेज, यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? ड्रग इंड्यूस्ड फीवर या फिर ड्रग रिलेटेड फीवर यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी। ये केवल और केवल मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? फीवर के बारे में। ठीक है, पोस्ट ऑफ डेज के अंदर फीवर आ रहा है, तो इनके रीजन यहाँ पे मोस्ट कॉमनली इस प्रकार से ही देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, A patient of blunt abdominal trauma was brought in the emergency with cold, clammy skin, increased pulse rate. What is the next step of management? यहाँ पे देखिए, एक आपको नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट पूछा है। कंडीशन क्या है? ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है। यहाँ पे ट्रॉमा की वजह से एब्डोमन में यहाँ पे ब्लंट ट्रॉमा देखा गया है, जिसकी वजह से अभी क्लाइंट कैसा है? कोल्ड है, और स्किन कैसी है? कामी स्किन है, और साथ में उसकी पल्स रेट भी बढ़ी हुई है। तो अब आपका एज ए नर्स, आप वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या लोगे यहाँ पे? या फिर जो आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आपको क्या लगता है कि वो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या लेगा? सीईसीटी, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी पड़ेगी यहाँ पे, रिससिटेशन विद ब्लड प्रोडक्ट्स, या फिर रिससिटेशन विद इंटरवेनियस क्रिस्टलॉइड्स। क्या आंसर रहेगा? तो देखिए, मोस्ट कॉमनली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी जो क्लाइंट है वो कौन सी स्टेज के अंदर है? हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। कह सकते हैं कि हाइपोवोलेमिया में, तो हाइपोवोलेमिया के अंदर अगर आपको स्टार्टली आपको फ्लूइड फ्लूइड देना हो, या फिर आपको मैनेजमेंट पूछे आपसे, तो आपका आंसर क्या रह सकता है? आपको जो है वॉल्यूम बढ़ानी है डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड करोगे? नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे सभी करेक्ट हो सकते हैं, मगर इसमें से एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, अभी आपके पास में जस्ट आपके पास में पेशेंट आया, अब आप क्या करोगे यहाँ पे? ये आपसे पूछा गया है इमरजेंसी में। तो देखिए, रिससिटेशन विथ इंट्रावेनियस क्रिस्टलॉइड। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉलॉइड्स होता तो आंसर जो है वो यहाँ पे गलत रहता है, क्रिस्टलॉइड है, इसलिए अपना आंसर यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। तो क्रिस्टलॉइड के अंदर आप क्या दोगे यहाँ पे? तो आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे।
ठीक है, आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है एडल्ट में हम क्या करेंगे, आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आपसे पूछ ले चिल्ड्रंस के लिए, तो चिल्ड्रंस के लिए भी हम सेम आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड प्रोवाइड करेंगे, मगर इसका जो डोज है वो यहाँ पे स्लाइटली वेरी करेगा। तो चिल्ड्रंस लेस देन 40 kg है, तो इसको जो है हम कितना फ्लूइड देंगे, 20 ml पर kg के अकॉर्डिंग इसको हम यहाँ पे फ्लूइड देंगे। और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में फ्लूइड कैसा होना चाहिए, वार्म यहाँ पे हम आइसोटोनिक फ्लूइड को ट्रांसफ्यूज करेंगे क्लाइंट में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछा है, ना कि आगे फर्दर उसका ट्रीटमेंट प्लान पूछा है या फिर ऐसा कुछ पूछा नहीं है, सिंपल आपसे पूछा है नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, रिससिटेशन विथ इंट्रावेनियस क्रिस्टलोइड्स। नेक्स्ट देखिए, सीईसीटी का मीनिंग क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आंसर क्या रहेगा, कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो वोल एब्डोमेन की जो अपन यहाँ पे सीटी स्कैन हम देखते हैं, वही यहाँ पे जो है सीईसीटी का मीनिंग है। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, रिच ब्लड प्रोडक्ट, ये भी हम करेंगे। अगर यहाँ पे जो है स्टार्ट अपने को फर्स्ट मैनेजमेंट पूछा है आपसे, तो आप क्या दोगे, यहाँ पे क्रिस्टलोइड देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, इमरजेंसी एंड जो आपका पॉइजनिंग से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं आज के। ठीक है, तो और जो इन टॉपिक्स में से मोस्टली एमसीक्यू देखा गया है मेंस के अंदर। चलिए नेक्स्ट, ए पेशेंट विथ ब्लंट ट्रॉमा was brought to the emergency with a pulse rate 120 minutes, blood pressure 80/50. What is the next best step? अब यहाँ पर आपसे जो है पूछा है कि नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या रहेगा। एक ब्लंट ट्रॉमा का पेशेंट है, इमरजेंसी में आपके सामने आया है, पल्स रेट 120 बीट पर मिनट है और ब्लड प्रेशर उसका 80/50 है। नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या रहेगा, फास्ट, डीपीएल, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी या फिर सीईसीटी, कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको यहाँ पे, तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जो बेस्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, क्या रहेगा, फास्ट। ठीक है, लास्ट ईयर भी एमसीक्यू पूछा गया था, तो उससे पहले भी एक बार हमने डिस्कस कर लिया था एग्जाम से पहले, तो बहुत सारे बच्चों के एमसीक्यू करेक्ट रहा था। तो इस बार जो है आपसे पूछ सकते हैं कि ई फास्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, फास्ट से एक स्टेप आगे ई फास्ट। ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं फास्ट क्या है। तो फास्ट का मीनिंग क्या होता है, फोकस्ड, असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, तो इन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी की मदद से फोकस्ड असेसमेंट करते हैं कुछ स्पेशल एरियाज के ऊपर, जहां से हम देख सकते हैं क्या कि आगे फर्दर कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस तो ना हुई है। कॉम्प्लिकेशन कैसी, इंट्रा एब्डोमिनल फ्री फ्लूइड तो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद में पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड को भी असेस करते हैं, उसके लेवल को हम असेस करते हैं। उसके बाद में डिटेक्ट करते हैं किसको, हीमोथोरेक्स को एंड न्यूमोथोरेक्स को। जो सारी कंडीशंस जो है जल्दी से जल्दी देखने लायक होती है, इमरजेंसी वाली कंडीशन है, तो इन्हें हम किससे असेस करते हैं, सोनोग्राफी से। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले कि लोकेशंस कौन कौन सी होती है फास्ट के अंदर, तो लोकेशन होती है राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, कार्डियक, पेल्विक एंड प्लूरल। तो यहाँ पे टोटल मोस्टली इन्हीं लोकेशंस को हम यहाँ पे असेस करते हैं सोनोग्राफी से, यूएसजी गाइडेड।
नेक्स्ट देखिए, पूछा आपसे देखने को मिल सकता है फुल फॉर्म किसकी, ई फास्ट। तो फास्ट का तो मीनिंग सेम है यहाँ पे। ई का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड में आप क्या देखोगे, हीमोथोरेक्स को देखोगे और न्यूमोथोरेक्स को देखोगे, ठीक है। बाकी के फास्ट के अंदर जो हम यहाँ पे ये सारी कंडीशन सबको असेस करेंगे। और बाकी ई यहाँ पे अगर हम एक्सटेंडेड कर रहे हैं तो उसके अंदर हम हीमोथोरेक्स न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशंस को भी यहाँ पे हम असेस करते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक इमेज यहाँ पे दिखाई गई है जिसमें क्या है, ई फास्ट, ठीक है, एक्सटेंडेड फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अलग अलग जगह पे हम यहाँ पे सोनोग्राफी की लीड से हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट एंटीरियर चेस्ट को असेस कर रहे हैं, ठीक है, एंटीरियर चेस्ट अपर साइड में, न्यूमोथोरेक्स देखेंगे, हीमोथोरेक्स देखेंगे लोअर साइड में, ठीक है। और ये क्या है, राइट एंटीरियर चेस्ट। इसके बाद में राइट अपर क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था। उसके बाद में सब जिपोइड मैंने लिखा था वहाँ पे कार्डियक, ठीक है। और सुप्राप्यूबिक मैंने वहाँ पे लिखा था पेल्विस, ठीक है। तो ये सारे जो रीजन है यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं सोनोग्राफी की मदद से। देखिए, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एफ यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। एफ एफ का मीनिंग क्या होता है, फ्री फ्लूइड, ठीक है। अब फ्री फ्लूइड को हम क्या देखते हैं, फ्री फ्लूइड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ब्लड, ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार से हम देखते हैं, तो एक एमसीक्यू बनता है यहाँ से कि राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर आपको ऐसा कौन सा एक पाउच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो आप यहाँ पे फोकस असेसमेंट के अंदर हम यहाँ पे असेस करते हैं, तो वो उस पाउच का नाम बताइए। तो पाउच का क्या नाम है, मॉरिसंस पाउच, ठीक है। इस पाउच को हम यहाँ इस पाउच के अंदर हम यहाँ पे फ्री फ्लूइड यहाँ पे असेस करते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बिटवीन लिवर एंड रीनल के बिटवीन जो यहाँ पे पाउच प्रेजेंट रहता है। तो इस पाउच को हम क्या करते हैं, मॉरिसन पाउच के अंदर हम यहाँ पे फ्री फ्लूइड असेस करते हैं। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ, हिपेटो रीनल स्पेस। तो चलिए, ये हो गया आपका फास्ट और रीफास्ट यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट जो ट्रोमा वाले पेशेंट के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक टर्म शॉर्ट में मिला है, डीपीएल। डीपीएल का क्या मीनिंग होता है, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज। आपको पता नहीं होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे करेक्ट, इसलिए आपको जो है वर्ड्स का जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient with old burn scar डेवलप सिम्टम और बर्नट एरिया। एक यहाँ पे ओल्ड बर्न स्कार वहाँ पे था, तो अभी जो है उसके सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उस बर्न एरिया से। इट वाज इंडिकेटिव ऑफ मैलिग्नेंसी। व्हाट इज द टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी, ये जो है इंडिकेट कर रहा है एक प्रकार की मैलिग्नेंसी को। तो ये कौन से टाइप की मैलिग्नेंसी है यहाँ पे, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, कैरेटोकैंथोमा या फिर सिबेसियस हॉर्न। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, ये क्या कंडीशन आपको शो हो रही है इमेज में। और ये स्पेशली कंडीशन जो है वो बर्न वाले केसेस में ही देखने को मिल रही है। तो क्या कंडीशन है ये, तो देखिए यहाँ पर जो ये कंडीशन आपको यहाँ पे इमेज में शो हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जोलिन्स अल्सर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मार्जोलिन्स अल्सर, जो बर्न पेशेंट में जो है वो देखने को मिलता है। और इस एक प्रकार का क्या है, स्क्वामस सेल
कार्सिनोमा है। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी टाइप की मैलिग्नेंसी यहाँ पे देखी जा रही है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो यहाँ पे क्या ये डेवलप कैसे होते हैं बर्न के बाद में, यहाँ पर क्या होती रहती है, जिस एरिया पे बर्न होता है वहां पर कंटिन्यूसली क्रोनिक इरिटेशन रहती है। यहाँ पर किसी प्रकार का लिम्फेटिक कोई आपको नहीं देखने को मिलता है, स्कार देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई लिम्फ वेसल्स नहीं रहती है स्पेशली, और इसे हम क्या कहते हैं, मार्जोलिन्स अल्सर। साथ में यहाँ पे कोई लिम्फ वेसल्स वगैरह नहीं देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो है ये एवेस्कुलर होता है। एवेस्कुलर होने की वजह से यहाँ पे कोई नर्व सप्लाई भी नहीं है। तो नर्व सप्लाई नहीं होने की वजह से ये कैसे होते हैं, पेनलेस। तो मार्जोलिन्स अल्सर होते हैं वो कैसे होते हैं, पेनलेस होते हैं। ये तो बात कब तक है, जब तक ये अल्सर कहाँ पे रहे, सुपरफिशियली। ठीक है, अब अगर ये सुपरफिशियली ना रह के ये अब चले गए अंदर तक डीप में, नॉर्मल स्किन तक ये अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, तो नॉर्मल स्किन में इन्वॉल्वमेंट होने के साथ में ही ये इनमें क्या देखने को मिलती है, मैलिग्नेंसी। तो वहां पर क्या प्रेजेंट रहती है, आपकी स्क्वेमस सेल प्रेजेंट रहती है। तो मैलिग्नेंसी किसमें देखने को मिलती है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर। और मैलिग्नेंसी में साथ में यहाँ पे जो है लिम्फ वेसल से ये क्या करते हैं, फिर ट्रांस स्प्रेड होता है ये। ठीक है, लिम्फ वेसल से। सुपरफिशियल यहाँ पे कोई लिम्फ वेसल्स नहीं होगी। ठीक है, जो आपको ये एरिया दिख रहा है यहाँ पे कोई लिम्फ वेसल्स नहीं है, मगर ये थोड़ा अगर डीप चला गया, तो डीप जाने के साथ में ये क्या करेगा, नॉर्मल स्किन को यहाँ पे उसके साथ में कनेक्ट होगा अंदर, जिसमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, मैलिग्नेंसी देखने को मिलेगी। और फिर वो स्प्रेड कैसे हो गए, लिम्फ से ये क्या होगी, स्प्रेड आपको देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट कैसा करना पड़ेगा, एक्सीजन करके निकालना पड़ेगा इसको, एकमात्र ट्रीटमेंट है। और अगर लार्ज अल्सर है तो क्या करना पड़ेगा, एम्पुटेशन। चलिए, ये हो गया आपका टॉपिक मार्जोलिन अल्सर से, जो बर्न वाले टॉपिक से आपको पूछा गया था एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, "18-year-old boy presented in agony with सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन इन द ग्रोइंग रीजन"। ग्रोइंग रीजन में सडन ऑनसेट पेन है। एगोनी का मतलब क्या है कि तेज तीव्र पेन। ठीक है, एसोसिएटेड विद रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम। स्क्रोटम पे आप जब असेसमेंट कर रहे हो तो वो उसका देख रहे हो वहाँ पे क्या है, स्वेलिंग है, रेडनेस है। ऑन एग्जामिनेशन द राइट टेस्टिस एज गॉन अप। आपने एग्जामिनेशन किया और आपने देखा कि उसका जो बच्चे का जो राइट टेस्टिस है, जो 18-year-old बॉय है, उसका राइट टेस्टिस है वो कैसा है, अप है। पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ दिस बॉय। अब यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है कि जो राइट टेस्टिस अप होने का रीजन क्या है, टेस्टिकुलर टोर्शन हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोसिल हुआ है, स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया है, या फिर एक्यूट एपीडी एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस है। कौन सा कंडीशन होगा तो आपको इस प्रकार का सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिकुलर टोर्शन। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, टेस्टिकुलर टोर्शन। इस इमेज को हम कहते हैं टेस्टिकुलर टोर्शन। तो क्या होता है टेस्टिकुलर टोर्शन, एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन है, और इसके अंदर जो है
सर्जरी को हम यहाँ पे नीड करते हैं, ठीक है, सर्जरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कब, कितने टाइम में, विद इन 6 आवर्स के टाइम के अंदर हम क्या करना है, सर्जरी रिक्वायरमेंट रहती है। होता क्या है टेस्टिकुलर टोर्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग ऑफ द टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड रिजल्ट इन, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे इमेज में, क्या दिख रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ब्लूइश डिस्कलरेशन मतलब ब्लड सप्लाई जब कम होती है तो किसी भी ऑर्गन की या फिर किसी भी लिम्ब की अगर जैसे कॉन्स्ट्रिक्टिव बैंडेज हम बांध देते हैं तो वहां पर जो है आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिला। मतलब क्या हो गया कि ब्लड सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, तो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो क्या देखने को मिलेगा वहां पे, इस्चेमिया, ठीक है। इसलिए जो इसको क्या करना है, टाइमली सर्जरी करके ट्रीट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखा ये कंडीशन क्या है, टेस्टिकुलर टॉर्शन इमरजेंसी कंडीशन है, सीवियर पेन होता है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे असेस कैसे करोगे, तो यहाँ पे डॉपलर की मदद से, डॉपलर गाइडेड आप जो है यूएसजी करोगे यहाँ पे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। तो यह जो आपको यहाँ पे डायग्नोसिस करने में मदद मिलेगी, पेशेंट को जो है वो एक्यूट और सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगा। सर्जिकल इमरजेंसी है ये, विद इन 6 आवर के अंदर अंदर क्या करना है, सर्जरी परफॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर हुज इमेज इज गिवन बिलो। ये जो आपको प्रोसीजर दिखाई दिया है, ये जो इमेज किसका है, पैनक्रिएटो पैनक्रिएटिको जेजुनोस्टोमी है, विपल प्रोसीजर है, रेडिकल पैनक्रिएटोमी है, या फिर ड्यूडेनो जेजुस्टोमी है। पैनक्रिएटिको जेजुनोस्टोमी है, विपल प्रोसीजर है, रेडिकल पैनक्रिएटोमी है, या फिर ड्यूडेनो जूजेनोस्टोमी है। कौन सी आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, कौन सा प्रोसीजर है यहाँ पे, क्या रहेगा आपका आंसर यहाँ पे। तो देखिए ये जो कंडीशन है, ये क्या है, विपल्स प्रोसीजर, ठीक है, विपल प्रोसीजर है ये। इसके अंदर होता क्या है, किस लिए करते हैं, तो ये करते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर में। पैंक्रियाटिक कैंसर को ट्रीट करने के लिए या उसके मेटास्टेसिस होने से पहले पहले उसको प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है पेशेंट को, लाइफ सेविंग है, तो क्या करना होता है, विपल प्रोसीजर करना होता है। इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम कुछ पार्ट को रिमूव करते हैं, कौन कौन से पार्ट को, हेड ऑफ द पैनक्रियास, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट कौन सा, ड्यूडेनम, और सम पार्ट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इमेज में, गाल ब्लेडर एंड बाइल डक्ट, ठीक है। सम पार्ट इनके भी यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और इन तीनों को कंबाइंड में मिलके क्या नाम दिया जाता है, पैनक्रिएटो पैनक्रिएटिको ड्यूडेनेक्टोमी, ठीक है। तो यहाँ पे जेजुनेस्टोमी नहीं है, क्या हो, अगर यहाँ पे करेक्ट रहता पैनक्रिएटिको ड्यूडेनेक्टोमी यहाँ पे जो है वो करेक्ट रहता, मगर यहाँ पे जेजुनेस्टोमी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं हुआ। बाकी रेडिकल पैंक्रिएटोमी नहीं है, ये पैंक्रिएटोमी नहीं है, ड्यूडेनो जेजुनेस्टोमी भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो यहाँ पे, वीपल प्रोसीजर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, during autopsy, if spinal cord is to be examined, what is the most commonly used approach? ऑटोप्सी के अंदर अगर स्पाइनल कोड को जो एग्जामाइन करना है तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड अप्रोच क्या रहेगा, कौन से, किस अप्रोच से जो हम यहाँ पे स्पाइनल कोड को अच्छे से हम जो है अप्रोच कर सकते हैं। एंटीरियर अप्रोच करना होगा, पोस्टीरियर अप्रोच करना होगा, लेटरल अप्रोच करना होगा, या फिर एंटीरियर लेटरल अप्रोच करना होगा।
क्या आंसर रहेगा? तो देखो, जब कभी स्पाइनल कॉर्ड को अप्रोच करना हो ऑटोप्सी के अंदर, तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या रहेगा? पोस्टीरियर अप्रोच। क्या आंसर रखेंगे? पोस्टीरियर अप्रोच। तो इसका मीनिंग क्या होता है पोस्टीरियर अप्रोच का? तो एन इंसिजन इज मेड ऑन द बैक इन मिडल extending from the occipital protuberance to the lower end of sacrum। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे? इंसिजन लगाएंगे और अच्छे से जो हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को एग्जामाइन कर सकते हैं ऑटोप्सी करते टाइम। ठीक है, तो अप्रोच जो है वो आपको पूछा गया था, अप्रोच क्या रहेगा? पोस्टीरियर अप्रोच। नेक्स्ट, ए मिडल एज्ड मैन फ्रॉम वेस्ट बंगाल presents with paresthesia of hand and feet। ठीक है, paresthesia of hand and feet, hyperkeratosis of palms, lines on his nails and raindrop pigmentation यहाँ पे देखने को मिल रहा है। The most likely causative toxin for the above mentioned presentation is। क्या पूछा है आपसे? ये मिडल एज मैन है जो वेस्ट बंगाल में है, और जो आया है आपके वेस्ट बंगाल से आपके पास में, और उसके क्या है? हैंड्स में क्या है? उसके पैरास्थीसिया है हैंड्स एंड फीट में, और हाइपर केरेटोसिस है पाम्स का, पाम्स में, और लाइन ऑन हिज नेल्स, और साथ में जो है रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे हैंड्स में, पाम्स में। ठीक है, मोस्ट लाइकली पॉजिटिव टॉक्सिन क्या रहेगा यहाँ पे? लेड, आर्सेनिक, थेलियम या फिर मरकरी। तो पॉइजनिंग से रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में आपको देखने को मिलता है हर बार। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए, ये जो कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ये जो कंडीशन है ये किसकी है? आर्सेनिक पॉइजनिंग की। ठीक है, आर्सेनिक से रिलेटेड जब पॉइजनिंग होती है तो आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले तो आर्सेनिक जो है वो किस टाइप का मेटल है? हेवी मेटल्स की कैटेगरी के अंदर ये देखने को मिलते हैं। कलर इसका देखने को मिलता है कैसा? सिल्वर ग्रे कलर। तो कलर वगैरह कोई नहीं पूछेगा आपसे, मगर फॉर नॉलेज जस्ट बताया मैंने। तो देखिए, इस अब जब इसका पॉइजनिंग होगा तो आपको क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? मोस्ट कॉमन जो आपको देखो, जहाँ से एग्जाम में इमेज देके आपसे पूछ सकते हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है, और सिंपल सा वन लाइनर एमसीक्यू बनता है यहाँ से कि रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन कौन से टाइप की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है? जो किसमें होता है? आर्सेनिक पॉइजनिंग में। और क्या होता है? देखो, मल्टी सिस्टम यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे लिवर भी अफेक्ट होगा, जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में। ठीक है, सिरोसिस जैसे सिम्टम्स आएंगे, एंसेफेलोपैथी भी होती है, और ट्रेमर्स भी देखने को मिलते हैं पेशेंट में। कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड देखें, बात करें तो मायोकार्डाइटिस की कंडीशन भी इस पॉइजनिंग से देखने को मिल सकती है। और जीआईटी से बात करें तो वेट लॉस, और जो है एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये तो मोस्ट कॉमन रहती ही हैं पॉइजनिंग के केसेस के अंदर। और यहाँ पे क्रोनिक लेरिंजाइटिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो सारे सिस्टम जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? अफेक्ट हो रहे हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग से। नेक्स्ट देखिए, इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीट कैसे करोगे?
तो अगर रिसेंट पॉइजनिंग हुई है तो सपोर्टिव मेजर्स के साथ में आप ट्रीट कर सकते हो। सपोर्टिव मेजर्स कौन कौन से, तो लेवाज से, गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं अपन, कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे हम साथ साथ में, ठीक है, और हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं, और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। ये तो हो गए सपोर्टिव मेजर्स। अब आपको अगर पूछ ले चिलेशन थेरेपी, जो कि पूछी जा सकती है एग्जाम में, चिलेशन थेरेपी के अंदर आप क्या दोगे, तो आंसर रहता है आपका पेनिसिलामाइन। ठीक है, क्या दोगे, पेनिसिलामाइन। डोज पूछ ले आपसे, तो 100 mg पर केजी पर डे तक क्या देनी है आपको, डोज देनी है। ठीक है, कितने दिनों तक, तो 5 डेज तक इसके यहाँ पे डोज दी जाती है। पेनिसिलामाइन कब देंगे, जब पेशेंट यहाँ पे एलर्जिक नहीं हो, इफ नो एलर्जिक टू पेनिसिलामाइन। पेनिसिलामाइन अगर नहीं दे पाए तो क्या दोगे, नेक्स्ट ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। ब्रिटिश एंटी लेविसाइड आप यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे। इसका यहाँ पे डोज कितना रहेगा, तो 3 to 5 mg पर केजी एवरी 4 आवर आपको देना है, और इसका रूट क्या रहता है, IM रूट रहता है। कब तक देना ये, अंटिल यूरिनरी आर्सेनिक लेवल ड्रॉप, जब तक ड्रॉप ना हो तब तक जो यहाँ पे इसको जो है प्रोवाइड करवाना है। डेज का पूछ ले तो 7 to 10 डेज तक इसे हम यहाँ पे कंटिन्यू पेशेंट को यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर मदद मिल सके उसको ट्रीट करने में। चलिए नेक्स्ट MCQ,